देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस हमेशा रेस्ट में होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ कि जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो उनमें चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है ड्यू टू फ्रिक्शन, इसलिए उनको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो स्टैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि चार्जेस रेस्ट में होता है, फ्रिक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन से डेवलप होती है। ठीक, और ये इलेक्ट्रिसिटी हमेशा टेम्परेरी होती है। जैसे कि अगर हम एक कॉम्ब ले लें, अब उस कॉम्ब को अगर हम लोग बालों से रगड़ेंगे, थोड़ी देर के बाद उस कॉम्ब को अगर हम लोग कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लेकर के आएँ तो वो कॉम्ब उन टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी देर बाद उन कॉम्ब को धो दीजिए तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से वॉश आउट हो जाती है। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेरी होती है। अब यहाँ पर आ जाइए डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। जो हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं उसको हम लोग करंट कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट दो के बराबर होती है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस होती हैं और ये चार्जेस हमेशा मोशन में होते हैं, इसलिए इसको हम लोग डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा एनसीईआरटी। फिर यहाँ पर बताया ये गया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है आपका ए बी और एक ऑब्जेक्ट है सी डी। तो जब इनको आपस में मैंने रब किया तो रब करने से फ्रिक्शन डेवलप हुआ, फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस का ट्रांसफ़र हुआ, तो एक बॉडी ने चार्ज दूसरे को दे दिया। तो पहले वाली जो बॉडी है वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हुई है, और दूसरी वाली जो बॉडी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए हैं, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और एक खास बात ये भी ध्यान रखना है, जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी होंगे, यानी चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, है ना। इसमें अगला बात बताएगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो मेटल और नॉन मेटल दोनों में प्रोड्यूस की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ रबिंग की वजह से ये होता है सर। ठीक, पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि जो चार्जेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक हो जाता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ जाएंगी इस तरीके से, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये रिपल्सिव की पावर रखता है, यानी ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। ठीक है, और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। जबकि ये है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बाहर से आने वाली लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसके अंदर अट्रैक्टिव नेचर माना गया है और इसकी वैल्यू 0 से कम होती है। ठीक, ये तो हो गया चार्ज के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि ये तो था छोटी क्लास में कि चार्ज दो तरीके का होता है, लेकिन अब याद रखिए कि जो चार्जेस होता है उसको हम लोग क्लास 12th में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो हम लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर सोर्स चार्ज, इसका नाम रखा गया है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट चार्ज, ये है पॉइंट चार्ज, और तीसरा है टेस्ट चार्ज। 3 तरीके के यहाँ पे चार्जेस होते हैं, ये सिर्फ क्लास 12th के लिए है। तो जो सोर्स चार्ज होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्लस माइनस कैपिटल क्यू से, और जो पॉइंट चार्ज होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्लस माइनस स्मॉल क्यू से, और जो टेस्ट चार्ज होगा उसको डिनोट करते हैं प्लस माइनस क्यू नॉट से। ठीक है, अब इनका काम क्या है कि ये जो सोर्स चार्ज है ये चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ, तो हम लोग कहेंगे कि ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, और जैसे मान लीजिए कि एक ये सोर्स चार्ज की फील्ड हो गई, इसके अंदर ये कैपिटल क्यू का ही पूरी फील्ड है, तो इसके अंदर स्मॉल क्यू इस तरीके से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्यू भरे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कई स्मॉल क्यू को जोड़ करके कैपिटल क्यू तैयार होता है ना। तो अगर हम लोग ये कह दें कि पॉइंट चार्ज क्या है, तो पॉइंट चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ द सोर्स चार्ज। अगर आप इस सोर्स चार्ज को मान लीजिए आपने इस सोर्स चार्ज को डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख दिया,
तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट चार्ज को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज को इंडिकेट करेगा और ये इसका छोटा सा चार्ज है। ये बात एक ही है इसमें। और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट चार्ज मिल जाएगा। तो अगर हमें पता करना है कि इसके अंदर फील्ड है कि नहीं है, चार्ज है कि नहीं है, तो हम लोग क्यू नॉट नाम का कोई चार्ज इसके अंदर रखेंगे और ये क्या करेगा, ये वाला इस क्यू नॉट चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल करेगा। यानी ये जो टेस्ट चार्ज होता है, ये टेस्ट चार्ज बताता है कि फील्ड रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये जो सोर्स चार्ज है, इट कैन क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सम ऑफ मैनी टाइप ऑफ द सोर्स पॉइंट चार्जेस। और अगर आपको चेक करना है कि फील्ड बनी है कि नहीं बनी है, तो फिर हम लोग टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दीपावली में लोग घरों में झालर लगाते हैं। अब 50 बल्ब की झालर है, तो अगर हम सारे बल्बों को एक ही जगह पर रख करके जलाएं तो उसमें बहुत तेज रोशनी होगी। तो इसका मतलब वो हो गया सोर्स चार्ज। और उन सभी एक एक बल्बों को हम लोग कह सकते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब एक ऐसा पेचकस आता है जिसमें अंदर छोटा सा बल्ब लगा होता है, उसको हम लोग कहते हैं टेस्टर। उससे पता लगा सकते हैं कि वायर में कहाँ करंट आ रहा है, कहाँ करंट नहीं आ रहा है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक। और कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कैपिटल क्यू ऑलवेज ग्रेटर इसमें से और इसमें से। यानी कैपिटल क्यू सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे छोटा स्मॉल क्यू होता है और सबसे छोटा क्यू नॉट होता है। ये तीन तरीके की चीज़ें हैं, ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती हैं। ठीक है, तो ये तो था चार्ज के बारे में कि चार्ज कैसे वर्किंग करेगा। ठीक। अब यहाँ पे याद रखिए कि जो चार्ज होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो 12th क्लास में चार्ज की 4 प्रॉपर्टी होती हैं जिनके बारे में हम लोगों को समझना है। समझिए, पहली प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि चार्ज एक आइसोलेटेड नेचर का होता है। अभी हम समझा रहे हैं कि आइसोलेटेड नेचर क्या होता है। आइसोलेटेड नेचर होता है, चार्ज को हम लोग कंजर्वेटिव नेचर का मानते हैं। कंजर्वेटिव नेचर चार्ज जो होता है वो एक तरीके से मान के चलिए एडेटिव नेचर का होता है। एडेटिव नेचर चार्ज। एंड एक चौथा नेचर होता है चार्ज का जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइज्ड नेचर या क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड नेचर। ये 4 तरीके के नेचर के चार्ज होते हैं। मतलब एक चार्ज में इन चारों की प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चार्ज एक चार्ज का काम करेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको ये चारों पॉइंट लिखने हैं। अब इन चारों पॉइंट में एक एक करके जल्दी जल्दी इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडेटिव की, कि चार्ज को एडेटिव क्यों कहा जाता है। याद रखिए कि जो चार्ज है वो एक स्केलर नेचर का माना गया है। चार्ज एक स्केलर प्रॉपर्टी होती है, तो स्केलर जो चीज़ होती है उसमें हमेशा एलजेब्रा का यूज़ होता है। यानी अगर Q1 की वैल्यू -30 माइक्रोकूलाम है, Q2 की वैल्यू +10 माइक्रोकूलाम है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 + Q2, यानी कि हो गया -30 +10 -20 माइक्रोकूलाम। यानी यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। चार्ज आपको जितने भी दिए जाए आप माइनस प्लस सबको ऐड कर लीजिए, आखिरी में सॉल्व कर लीजिए, आपको टोटल चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। ये चार्ज का एडेटिव नेचर होता है। ठीक है, समझ आ गया। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन विच प्रिंसिपल द एडेटिव नेचर ऑफ चार्ज डिपेंड, किस प्रिंसिपल पर ये डिपेंड करता है, तो हम लोग कहेंगे ये एल्जेब्रिक प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। ओके, बढ़ूँ आगे। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद देखिए क्वांटाइज्ड नेचर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन नेचर या फिर क्वांटाइज्ड नेचर भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q = ±N/E। यहाँ पर जो Q है उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, N जो है उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर, और E जो है उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या कुछ राइटर इसको लिखते हैं एलिमेंट्री चार्ज। मतलब एलिमेंट्री चार्ज वो चार्ज होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कम से कम चार्ज होता है। एक एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ओके,
इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया n इज इक्वल टू 1,3, 2,3, 4 ऐसे दिया गया, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। तो q बराबर हो जाएगा 1e, 2e, 3e, 4e, ऐसे ये चलता चला जाएगा। और e की वैल्यू तो फिक्स रहती है, कितनी? e की वैल्यू होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इससे आपको टोटल चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर पूछता है कभी कभी। मान लीजिए कि आपको मैंने यहाँ पे एक चार्ज दिया, Q की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलाम, और हमने कहा बताइए उस बॉडी पर इतनी चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू पता करिए, तो Q बराबर E हो गया। इस Q की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर n की वैल्यू, मान लीजिए जो भी n की वैल्यू आई है, वो n की वैल्यू अगर आ गई है फ्रैक्शन में, n की वैल्यू पूरी पूरी नहीं कट रही है, फ्रैक्शन में आई, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि डेसिमल में आई n की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि गिवन चार्ज पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू कंप्लीट इंटीजर में आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट अगली क्लास में।